हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हिस्ट्री के ऊपर बात करी थी कि कैसे भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। आज के वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे कि क्यों भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर भारत के अंदर एक काफी ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले समय में ये और भी ग्रो करेगा। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मा सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आज फार्मा सेक्टर जो भारत का है वो थोड़ा सा अनबैलेंस है या यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों भारतीय फार्मा सेक्टर आगे चल के काफी ग्रोथ करेगा और आज एक बहुत बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो उसके लिए हम बात करेंगे भारतीय फार्मा सेक्टर के स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हम इन चारों फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश यही होगी कि यह समझाना कि भारतीय फार्मा सेक्टर क्यों दुनिया के जो अलग फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है, चाहे वो यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उनसे ये एक कदम आगे है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि हमको फायदा क्या है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है इजी मैन पावर। भारत के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जो टेक्निकल डिग्री धारक लड़के हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर बहुत ही सस्ते लेवल पे मैन पावर उपलब्ध हो जाता है। और ये मैन पावर दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता तो होता ही होता है, ज्यादा क्वालिफाइड भी होता है, इसके पास स्किल भी है और इसके पास नॉलेज भी है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि भारत के पास है और दुनिया के किसी दूसरे देश के पास नहीं है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है भारत के पास, या जो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्ट्रेंथ है, वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के दूसरे किसी देश के पास नहीं है जितना भारत के पास डेवलप है। जी हाँ, चाइना हमारे साथ कॉम्पीट बिल्कुल कर रहा है और हम चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डेवलप है जो पूरी दुनिया के लिए एक समय में दवाइयां बना सकता है। तो आप समझ सकते हैं। और ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, भारत के अंदर फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही एपीआई के लिए भी है। तो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में काफी अच्छे लेवल पे है और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए आपके पास मैन पावर भी बहुत इजीली उपलब्ध है। भारत के अंदर दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी सस्ता प्रोडक्ट भी बनता है और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर हर चीज जो है वो काफी सस्ती है दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है जिससे कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज होती है वो अपना माल जो है वो भारत से बनवाती है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट काफी सस्ती होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सस्ता है और मैन पावर भी काफी सस्ता मिल जाता है, जिससे कि ये सारा जो सस्ता होता है ना, ये सारा प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर सस्ती और इजिली अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा भारतीय मार्केट की सबसे अच्छी फायदेमंद ये है कि भारत के अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो दुनिया में सबसे अच्छी है। आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग डॉक्टर टू डॉक्टर कनेक्ट करती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ आप अपनी ड्रग को भारत के अंदर छोटे से छोटे और रूरल एरिया तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हो। गवर्नमेंट आपको काफी ज्यादा फैसिलिटीज देती है जिसकी वजह से भारतीय मार्केट में ड्रग को सेल करना, बेचना काफी आसान है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज, भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया की दूसरी इंडस्ट्री से काफी आगे है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा इकोसिस्टम। हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के मुकाबले काफी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए यूरोप के अंदर बर्फ गिरती है, आंधी तूफान आते हैं, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है और अमेरिका में भी ऐसा होता है, कनाडा के अंदर भी ऐसा होता है। वहीं अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है और वहां पर भी काम करना बहुत मुश्किल है। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर कभी भी ऐसी कोई कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी मौसम नहीं आता है जिस मौसम के अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ठंड भी पड़ती है तो वो भी एक कंट्रोलिंग लेवल पे पड़ती है, पानी भी इतना तेज नहीं गिरता है और ना गर्मी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप 12 महीने बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं और भारत के अंदर 12 महीने दिन रात आप काम कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि भारत की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बड़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुआ है। तो ये वो स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से आज भारतीय फार्मा सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी कमजोरी की, हमारी वीकनेस की। और सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे भी ये लगती है वो होता है
कि भारत के अंदर जो सरकार है वो रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, ना फार्मा इंडस्ट्रीज भी ज्यादा पैसा खर्च करती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सरकार का पॉइंट, तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भारत अभी डेवलप कंट्री नहीं बना है, ये डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर है। जिससे कि भारतीय सरकार का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आम जनता की जरूरतों में खर्च होता है, सड़क में, पानी में, बिजली में, घर में, जिसकी वजह से भारतीय सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है जो जिससे कि वो रिसर्च में पैसा लगा सके। और यही रीजन है कि भारतीय सरकार काफी कम पैसा खर्च करती है रिसर्च में। बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि भारतीय इंडस्ट्रीज और भारत के जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में तालमेल की भी काफी कमी है। भारतीय यूनिवर्सिटीज के अंदर उस सब लेवल की रिसर्च नहीं हो पा रही है या उस सब लेवल का काम नहीं हो पा रहा है जिससे कि इंडस्ट्रीज को फायदा हो। यहां पर केवल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, उनको ग्रेजुएट किया जा रहा है और मार्केट में लाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर इस टाइप की कोई भी रिसर्च नहीं हो रही। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए या अमेरिकन कंट्रीज को देख लीजिए, वहां की जो यूनिवर्सिटीज है वो इस लेवल पे काम कर रही है, इस लेवल पे रिसर्च कर रही है कि वो जो भी रिसर्च वर्क करती है वो पेटेंट के लिए जाता है, वो पेटेंट फिर इंडस्ट्री को बेचती है जिससे कि इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है। बट भारत के अंदर ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हो रही है बड़े लेवल पे जो कि पेटेंट की तरफ जाए और पेटेंट से फिर वो इंडस्ट्री में यूज हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और एक बहुत बड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से भारतीय मार्केट तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई नई चीज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस दिन ये सब हो गया उससे भारतीय इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा होगा और भारतीय इंडस्ट्रीज भी अपने प्रोडक्ट को फॉरेन के अंदर बेच सकती है और उनकी मोनोपोली भी होगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि भारतीय जनता जो है वो भी अपने हेल्थ के अंदर ज्यादा खर्चा नहीं करती है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो दवाइयां खरीद सके। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो फ्री ड्रग्स लेते हैं, कहां से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन मार्केट या जो इंडियन कंज्यूमर है वो भी हेल्थ के अंदर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि भारतीय इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया के जो काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो फेक हैं, नकली दवाइयां बनाती हैं और मार्केट के अंदर सेल करती हैं जिसको खाके काफी लोग बीमार हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। ये फेक दवाइयों का जो रैकेट है ये भारत के अंदर तो चल ही रहा है। आप जानते हैं कि अभी कोरोना के समय में फेक वैक्सीन भी मार्केट के अंदर आ गई थी जहां पर केवल ग्लूकोज का पानी वैक्सीन के नाम पे बेचा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जाल है और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो भारतीय मार्केट और भारतीय फार्मा सेक्टर को बढ़ने नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। सरकार कोशिश जरूर कर रही है इन पे लगाम लगाने की, बट आप जानते हैं कि ये भी एक हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केट का एक पार्ट है और इसको रोक तो लगाना चाहिए। बट इसकी वजह से भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया में काफी बदनाम होती है और भारत के अंदर भी लोगों के अंदर जो शंका पैदा होती है जिसकी वजह से भी दवाइयों की सेल कम हो जाती है। तो चलिए, अभी हमने बात करी कि भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री आने वाले समय में दुनिया में काफी आगे जा सकती है और ये हो सकता है कि दुनिया में नंबर 1 भी पहुंच जाए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, कुछ मेरे से पॉइंट्स है जिससे कि अगर ये चीजें भारत में अवेलेबल हो जाती हैं और भारत को मिल जाती हैं तो भारत आने वाले समय में काफी आगे पहुंच सकता है फार्मा सेक्टर के अंदर। फर्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सपोर्ट। अगर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री आने वाले समय में एक्सपोर्ट के मामले में अगर दुनिया में नंबर 1 हो जाती है या भारतीय कंपनियों की जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहां पर अगर भारतीय कंपनियों की दवाइयां आगे बिकना स्टार्ट हो जाती हैं और काफी लेवल पे बिकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में भारतीय ड्रग्स का जो रेशो है वो 20% है। 20% अमेरिकन मार्केट के अंदर जो ड्रग्स है वो इंडियन बिक रही है। अगर ये रेशो इंक्रीज होता है तो इससे होगा ये कि काफी ज्यादा पैसा भारतीय इंडस्ट्रीज को आएगा जिससे कि भारत में फार्मा सेक्टर में और डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार भारतीय कंपनियां पेटेंट की वजह से वो ड्रग जो कि भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही है पर भारत की कंपनियों के पास उस ड्रग का पेटेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां वो ड्रग नहीं बना पाती हैं और विदेशी कंपनियों के पास उस पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट होता है क्योंकि वो ड्रग उन्होंने ही डेवलप करी है। तो वो भारतीय मार्केट के अंदर आके ड्रग अपनी बेचती हैं बट भारतीय कंपनियां नहीं बेच पाती हैं। तो अगर आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप कर ले और वही ड्रग जो कि वो उनके पास उस कंपनी का उस ड्रग का पेटेंट है
बट भारतीय कंपनियां उनके साथ टाई अप करके वही ड्रग अगर भारतीय कंपनियां भी बनाना स्टार्ट कर देती हैं तो इससे ये होगा कि वो पैसा जो कि पहले पूरा का पूरा पैसा विदेश जा रहा था, अब उनमें से कुछ पार्ट जो होगा वो भारतीय कंपनियों के पास भी आएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय कंपनियां अगर पीछे है तो उसका बहुत बड़ा रीजन रिसर्च ही है कि रिसर्च में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिससे कि विदेशी कंपनियां और अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने रिसर्च के बलबूते पेटेंट हासिल किया है और पेटेंट की वजह से आज भारतीय कंपनियां जो है वो काफी पीछे हैं। उसके अलावा जो भारतीय मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लिनिकल ट्रायल्स की, कि आने वाले समय में दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो भारत में करवा सकती हैं या कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी, बट हमारा जो कानून है वो इतना ज्यादा सख्त है जिसकी वजह से ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये इतने इजीली नहीं हो पाते हैं। बट अगर आने वाले समय में अगर इन कानून में थोड़ी सी ढिलाई दी जाएगी तो हो सकता है कि दुनिया की जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत में अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करें। फॉरेन के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो रिसर्च को सपोर्ट करती है। वहीं भारत सरकार के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन और कानून की जो प्रतिबंध है वो इतने ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी भारत के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स इजिली परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। तो आने वाले समय में अगर इन रूल रेगुलेशन और कानून में थोड़ी सी ढिलाई होगी तो भारत के अंदर भी क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ेंगे, और जिससे कि भारत जो दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि उनके कंट्रीज में क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर रही हैं वो भारत की ओर आएंगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो वीकनेस ये है कि भारतीय सरकार जो है वो रिसर्च के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करती है। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि भारत के पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत के पास इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर काफी बड़े लेवल पे प्रोफेसर्स हैं। अगर भारत सरकार अगर उनको प्रॉपर पैसा देती है और उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करती है तो आने वाले समय में भारत भी R&D के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी आगे आ सकता है। या उनको प्राइवेट सेक्टर अगर उनकी हेल्प करता है, प्राइवेट सेक्टर से उनके पास पैसा आता है, तो आने वाले समय में R&D जो होगा भारत का वो अमेरिका और यूरोप तक तो नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए तो हमको काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा हाई है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, अगर भारतीय सरकार पैसा देगी और प्राइवेट सेक्टर से भी अगर पैसा आएगा तो आने वाले समय में भारत की जो R&D है वो भी काफी ऊपर जा सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक ड्रग्स बनाती हैं। तो आने वाले समय में भारतीय इंडस्ट्रीज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि वो कोशिश करें कि वो अपनी जेनेटिक ड्रग्स को जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर भी सेल करना स्टार्ट करें। बेसिकली तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी जेनेटिक ड्रग्स की आपूर्ति है वो भारतीय इंडस्ट्री या भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करवाती हैं। बट अभी भी भारत की जो जेनेटिक ड्रग्स हैं वो डेवलप कंट्रीज के मार्केट में काफी कम सेल होती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जेनेटिक ड्रग्स वहां पर सेल हो रही है वो वहीं की कंपनीज बना के बेचती हैं। तो अगर भारतीय कंपनियां अगर उस डेवलप कंट्रीज जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर अगर अपनी जेनेटिक ड्रग्स को सेल करना स्टार्ट करता है तो काफी ज्यादा भारतीय इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, क्योंकि वहां से जो डॉलर्स और पाउंड्स में यूरो में जो पैसा आएगा उससे भारतीय फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप होगा। तो हमने बात करी भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में और उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि कैसे भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज दुनिया में टॉप लेवल पे जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे उन थ्रेट्स के बारे में, या उन कह सकते हैं कि उन कमजोरियों के बारे में जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज जो है, जो भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज है वो काफी पीछे आ रही है या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिनकी वजह से। और सबसे बड़ा इसके अंदर है वो है पेटेंट एक्ट। ये पेटेंट एक्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो आज आगे नहीं बढ़ पा रही है और भारत से काफी ज्यादा पैसा जो है वो विदेशों में चला जाता है, क्योंकि पेटेंट होने की वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं, जो यूरोपियन कंपनियां हैं या जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो भारत में अपना माल बेचती हैं, अपनी दवाइयां बेचती हैं और काफी पैसा भारत से विदेशों में चला जाता है। ये पेटेंट एक्ट होने की वजह से भारतीय कंपनियां एक तरीके से बाउंड हो जाती हैं और वो दवाइयां नहीं बना पाती हैं, वो दवाइयां जिनका पेटेंट फॉरेन की कंपनियों के पास है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि पेटेंट एक्ट मतलब किसी भी कंपनी के पास अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट है तो वो पेटेंट जो होता है वो कम से कम 20 साल तक चलता है, और अभी यूएस एफडीए उस 20 साल को 25 साल कर रहा है, मतलब 5 साल और बढ़ा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जिसके पास किसी ड्रग का पेटेंट है वो उस ड्रग को 25 साल तक बना सकती है और वही उस दवाई को बनाएगी 25 साल तक,
तब तक कोई दूसरी कंपनी वो दवाई नहीं बना सकती है। 25 साल पूरे होने के बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है और पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद कोई भी कंपनी वो ड्रग बना सकती है। बट जब तक 25 साल है तब तक वो एक ही कंपनी जिसके पास उस दवाई का पेटेंट है, बस वही कंपनी वो ड्रग बना सकती है। तो ये पेटेंट होने की वजह से काफी विदेशी कंपनियां भारत में अपनी दवाइयां बहुत इजी वे में बेच पाती हैं और भारतीय कंपनियां उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, जिससे कि भारतीय कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट। ये ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट भारत सरकार के द्वारा लगाया गया एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां या भारत में जितनी भी कंपनीज है वो एक तरीके से बाउंड हो जाती हैं। ये बाउंड होने की वजह से होता यह है कि आप अपनी किसी भी दवाई को एक पर्टिकुलर रेट पे ही, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेच सकते हो, आप उससे ज्यादा महंगी दवाइयां नहीं बेच सकते हो। होता यह है कि इस प्राइस कंट्रोल एक्ट की वजह से भारतीय कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपनी अच्छी से अच्छी दवाई, मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट भी है, भारतीय कंपनी के पास भी अगर कोई पेटेंट है, तो वो पेटेंट होने के बावजूद भी चाहे उस कंपनी ने उस ड्रग को डेवलप करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया हो, उसकी मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च कर दिया हो, उसके बावजूद भी वो अपनी दवाई को महंगा नहीं बेच सकते हैं, तो उससे उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करती, कि अगर वो डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भी कोई दवाई डेवलप कर लेंगी, उसका पेटेंट भी ले लेंगी, तब भी वो भारत में एक पर्टिकुलर रेट तक ही अपनी दवाई का जो प्राइस है उसको वो महंगा नहीं कर सकती है, उससे प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकती है। उनको एक कंट्रोल रेट पे ही दवाइयों को बेचना होगा। यहां पर जो मैं पेटेंट की बात कर रहा था, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, उसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इस पेटेंट एक्ट की वजह से कई बार जो भारत की जो छोटी कंपनियां हैं वो इसमें भी बहुत बड़ी सर्वाइव होती है। जैसे कि कई ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं जिनके पास कई ड्रग्स के पेटेंट है, जो भारत की मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, इनके पास भी कई ड्रग्स के पेटेंट हैं और यही उन दवाइयों को बना के बेचती हैं। और इंडिया की जो छोटी कंपनियां, जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, जो अपना माल केवल भारत में ही बेचती हैं, बाहर उनका कोई भी माल नहीं जाता है, उनका मार्केट केवल इंडिया है, जिसकी वजह से अब ये पेटेंट की वजह से होता यह है कि वो लोग भी बाउंड हो जाते हैं पेटेंट रूल में, और भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ही फिर इंडियन मार्केट में अपनी दवाइयां बेचती हैं, जिससे कि डोमेस्टिक जो छोटी कंपनियां हैं भारत की, जो कि अपना माल केवल भारत में बेचती हैं, वो फिर धीरे धीरे आउट होती जाती हैं और उनकी जो सेल है वो गिर जाती है, क्योंकि ये पेटेंट की वजह से वो इंडियन मार्केट में भी उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यहां तो पैसी बात तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि पेटेंट होने की वजह से आप तो वो दवाई बना ही नहीं सकते हो, केवल वही कंपनी की दवाई बनाएगी जिसके पास वो पेटेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सरवाइव कर रही हैं जो फॉरेन की कंपनीज है उनसे, और जो ये भारतीय कंपनियां हैं इनके पास भी जो पेटेंट है उनकी वजह से जो भारत की जो छोटी कंपनियां हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये सब लिंक है। तो ये पेटेंट की वजह से भारतीय जो मार्केट है और भारतीय जो कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा सफर करती हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो है न्यू MRP बेस्ड एक्साइज ड्यूटी। ये MRP बेस्ड एक्साइज ड्यूटी की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर जो इंडियन कंपनीज है, खासकर जो छोटी कंपनीज है, वो काफी ज्यादा सरवाइव करती हैं। कैसे? मतलब भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है दवाइयों के ऊपर, इसकी वजह से भी दवाइयों के रेट काफी बढ़ जाते हैं और लोग जो होते हैं वो दवाइयां खरीदना बंद कर देते हैं, और खरीदते हैं तो फिर वो घटिया कंपनी की दवाइयां खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी कंपनियों की दवाइयां खरीदना स्टार्ट करते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय कंपनियों को हो रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे बोले तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को काफी पीछे ले जा रहे हैं। एक है आपका पेटेंट रूल, दूसरा है ये जो ड्रग कंट्रोलिंग एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोलिंग एक्ट, और फिर है ये एक्साइज ड्यूटी जो MRP के ऊपर लगती है। ये तीन ऐसे रूल और रेगुलेशन है या कानून है जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज जो है वो काफी पीछे की ओर जा सकती हैं। तो ये वो थ्रेट्स थे जिसकी वजह से भारतीय फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे